Dear students, welcome in Classic Economics for All. Students, अगर आप क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल शुरुआती दौर में व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी पुराना सब्जेक्ट है, काफ़ी पुराना विषय है। इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन है, माना जाता है कि चाणक्य ने एक बुक लिखी थी। चाणक्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब आप सभी को मालूम होगा कि जो चाणक्य था वो पीएम था चंद्रगुप्त मौर्य का। ये जो बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है 320 बीसी के आसपास की। तो चाणक्य ने ये बात मानी कि कोई भी जो राजा है, अगर उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाना है, अगर उसने अपने राज्य को बढ़ाना है तो उसके लिए अर्थ जो है वो सबसे जरूरी है। यानी कि अर्थ का मतलब है उसको धन की जरूरत है। तो उसने धन इकट्ठा किया और आपको याद होगा कि जो नंद वंश को उसने समाप्त किया और उसकी जगह पे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का पीएम बना दिया। तो उसके बाद से अर्थशास्त्र जो है उसके जो बीज हैं वो बोए गए। पर जब हम बात करते हैं आधुनिक युग की, आज के युग की, तो उसमें क्या है कि जो अर्थशास्त्र है उसको इकोनॉमिक्स के नाम से जाना गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके इसके बारे में डिटेल में, इकोनॉमिक्स क्या है और इसकी जो डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या होता है। अब देखो, आप सभी को पता होगा कि हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो श्रेय जाता है वो जाता है एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये बुक उन्होंने पब्लिश की 1776 में। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट बना दिया और इकोनॉमिक्स जो है उसके बाद से परिफुल्लित होने लगा। तो एडम स्मिथ नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ की जो बुक है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसको वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं। ये 1776 में पब्लिश हुई थी। तो हम बात करते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और एडम स्मिथ ने जो अपनी बुक लिखी थी वो 1776 में लिखी थी और बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो स्टूडेंट्स, पहला जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। इकोनॉमिक्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ड इकोनॉमिक्स ड्राइव्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक लैंग्वेज है, उसके दो वर्ड्स है, ओइकोस और नेमिन। ओइकोस का मीन हाउस होल्ड होता है ग्रीक लैंग्वेज में, और नेमिन का जो मतलब होता है वो होता है मैनेजमेंट। तो इसलिए इकोनॉमिक्स बन जाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, जब हम अपने घर का यानी कि जो घरेलू जो क्षेत्र है, जब हम उसमें हमारा जो मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जो ह्यूमन वांट्स है वो हमारी अनलिमिटेड होती हैं। तो इसलिए जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उनसे अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस
concerned with the employment of a society scarce resources that can be put to alternative use to produce goods and services. अगर हम इसको एक लाइन में फिनिश करें, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो हम कह सकते हैं कि इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो अगर हम एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में इकोनॉमिक्स को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन इकोनॉमिक्स वी स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. और इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स ड्राइव्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ओइकोस एंड नेमिन. ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड, नेमिन्स मीन्स मैनेजमेंट. सो बाय इकोनॉमिक्स वी मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. और इसका जो हम ब्रीफ निकालें तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. स्टूडेंट्स यहां हमने लिखा सोशल साइंस. तो ये एक बात आती है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है कि आर्ट्स है, यानी कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो स्टूडेंट्स साइंस जो होता है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं, हम कह सकते हैं. एक होता है नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस में हम पढ़ते हैं PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एक्सेट्रा. और एक है सोशल साइंस. सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस तो है नहीं, तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है. तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच टेल्स अस हाउ ए कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सोसाइटी गेट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. तो बात ऐसी है कि अगर हम बात करें एंड में व्हाट इज इकोनॉमिक्स की, तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं तो आप इसमें सिंपल सा लिखोगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है, वो ड्राइव्स हुआ है दो जो ग्रीक वर्ड्स हैं ओइकोस और नेमिन से. ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड, नेमिन मीन्स मैनेजमेंट. सो बाय इकोनॉमिक्स वी मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. और आप लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस which tells us how a consumer get maximum satisfaction, producer get maximum profit and society get maximum social welfare. स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होते हैं. कौन होते हैं? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर. और जो कंज्यूमर है वो हमेशा चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम क्या मिले? प्रॉफिट. तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है, प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है, और सोसाइटी जो है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करना चाहती है. तो स्टूडेंट्स ये है व्हाट इज इकोनॉमिक्स. अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के, तो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है. इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते. यहां तक कहा जाता है कि अगर मान लो कहीं पे 7 जो इकोनॉमिक्स हैं अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो इकोनॉमिक्स की 8 डेफिनेशन बन जाएंगी. यानी कि उन 7 इकोनॉमिक्स के अपने व्यू तो होंगे ही होंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, और उनको कलेक्टिवली मिला लिया जाए सभी को, तो एक 8वीं डेफिनेशन और क्रिएट हो जाएगी. तो इसलिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस की अगर बात करते हैं हम, तो जो इसकी 4 जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं. तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं वो है वेल्थ डेफिनेशन. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एडम स्मिथ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की जो वेल्थ डेफिनेशन दी थी, तो एडम स्मिथ ने जो अपनी वेल्थ डेफिनेशन है वो दी थी अपनी जो वर्ल्ड फेमस बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. और ये बुक पब्लिश हुई थी 1776 में. तो यहां से हमारे पास बहुत सारे MCQ के लिए क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ. एडम स्मिथ की
पॉपुलर जो बुक है उसका नाम बताएं। आप पूरा नाम याद करना चाहते हैं तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर सिंपल भी याद रखें वेल्थ ऑफ नेशंस तो भी चलेगा। और ये पब्लिश हुई थी बुक 1776 में। एडम स्मिथ ने इस बुक में जो अपनी डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, उसमें क्या लिखा? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations। यानी कि इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसमें हम जो राष्ट्र हैं उनके धन के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि राष्ट्रों के धन के बारे में पढ़ा जाता है। इसीलिए ये जो डेफिनेशन है ये फेमस हुई वर्थ डेफिनेशन के नाम से। तो इस डेफिनेशंस के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं, या वेल्थ डेफिनेशंस के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो देखो हमने यहां पे लिखे हैं फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। तो सबसे पहले इस जो बुक में एडम स्मिथ ने बताया कि व्हाट इज वेल्थ, यानी कि वेल्थ क्या होती है। तो वेल्थ के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई, यानी कि वेल्थ में हम जो मटेरियल जो गुड्स होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं। दूसरा, इसमें हम कह सकते हैं इसकी जो डेफिनेशंस के जो फीचर्स बनते हैं, हाउ द वॉल्यूम ऑफ वेल्थ कैन बी इंक्रीज्ड, यानी कि इसने सारा जोर दिया कि जो वेल्थ है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। और जब वेल्थ इंक्रीज होती है तो स्टूडेंट्स वो डिपेंड करती है हमारे जो फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं जिन पे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बिना कोई तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि इनकम का जो कुछ पोर्शन है वो कंज्यूम किया जाता है, बाकी जो पोर्शन है वो सेव किया जाता है, और सेविंग्स को हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करने से हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ती है। तो एडम स्मिथ ने बताया 1776 में कि वेल्थ क्या होती है और वेल्थ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और जब वेल्थ बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ती हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होती है। तो इस तरह से इस डेफिनेशन के जो फीचर्स थे उनमें से एक लास्ट जो फीचर है वो है वेल्थ मींस ऑल काइंड ऑफ मटेरियल गुड्स, यानी कि उसने मटेरियल गुड्स जो होती हैं उनको वेल्थ डेफिनेशन में इंक्लूड किया। अब जब उसने वेल्थ डेफिनेशन दी एडम स्मिथ ने, तो उसने वेल्थ को मटेरियल गुड्स के रूप में माना और इसके बढ़ाने पे जोर दिया, पर इसमें कुछ कमियां थी तो उसको हम क्रिटिसिज्म्स में लिख सकते हैं। तो कई बार आ जाता है क्रिटिकली डिस्कस वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसमें आप क्रिटिसिज्म में लिखोगे कुछ ऐसे राइटर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिनमें से रस्किन है, मॉरिस है, कार्नेले है, इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो वेल्थ डेफिनेशन है उसको क्रिटिसाइज की है, और उन्होंने यहां तक कि इसको डिसमल साइंस कहा या साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर कहा। तो ये एक तरह से वेल्थ डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म में उन्होंने एक तरह से तमाचा मारा, यानी कि उन्होंने कहा कि जो एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है वेल्थ की वो एक डिसमल साइंस है, या हम कह सकते हैं ये साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर है। और इस डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स स्टडीज वेल्थ इंस्टेड ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन, यानी कि इसमें वेल्थ की बात तो की है पर आदमी का जो कल्याण है वो कैसे होगा उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है ये थी एडम स्मिथ की डेफिनेशन। और एडम स्मिथ जिसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माना जाता है, एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस एंड 1776 में ये बुक लिखी। इन्होंने अपनी वेल्थ डेफिनेशन दी और उन्होंने माना कि वेल्थ को बढ़ाकर ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए पर इस डेफिनेशन में बहुत सारी कमियां थी। तो जैसे जैसे स्टेट्स की एक्टिविटी बढ़ी, स्टेट्स के काम बढ़े, स्टेट्स के काम बढ़ने से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स बढ़े, तो उससे जो नेक्स्ट कड़ी है उसमें आ जाती है इकोनॉमिक्स की सेकंड डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो सेकंड डेफिनेशन जो है स्टूडेंट्स वो है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन।
जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की वो दी है डॉक्टर मार्शल ने। हम इसको डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल भी कह सकते हैं। तो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स की मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी है वो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और बुक लिखी उन्होंने 1890 में 1890 में। तो हम कह सकते हैं कि हु propounded मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आंसर है डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल या डॉक्टर मार्शल। इन विच ईयर 1890, और बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अब स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन है, हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे हम एडम स्मिथ की डेफिनेशन, तो उसमें हम कह रहे थे कि उसने जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ वेल्थ पे जोर दिया है, उसने कोई भी वेलफेयर की बात नहीं की। तो इस डेफिनेशन में यानी कि मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में लोगों के वेलफेयर की बात की है। तो इस डेफिनेशन की जो वर्डिंग है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल उसको हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें लिखा गया है कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट examines that part of individual and social action which is most closely concerned with the attainment and use of material requisites of well-being। यानी कि एक अच्छा जीवन पाने के लिए जो हमारे भौतिक साधन हैं उनको इस तरह से यूज किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर है उसको प्राप्त कर सकें, समाज को बेनिफिट हो सके। क्योंकि समाज के पास, हर एक समाज के पास, चाहे वो कोई भी समाज है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं और वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और रिसोर्सेज के जो यूजेस होते हैं वो अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, यानी कि एक रिसोर्स से हम बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, ये एक कदम आगे गई है एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन से, पर इसमें भी कुछ खामियां पाई गई। तो इसकी क्रिटिसिज्म जो है वो हम लिख सकते हैं। तो लॉर्ड रॉबिन्स जो है उसने इसको क्रिटिसाइज किया है, और इसकी क्रिटिसिज्म में हमने यहां पे डिस्कस किए हैं 3 कोर एलिमेंट्स। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग whether they live in society or outside in the isolation। क्योंकि जो मार्शल ने डेफिनेशन दी है उसने कहा कि जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ जो है सिर्फ वहां की स्टडी की जाती है। पर एडम स्मिथ की इस बात को रॉबिन्स ने सिरे से खारिज किया है। उसने कहा जरूरी नहीं है कि कोई आदमी जो समाज में रहता है उसी को वेलफेयर की जरूरत होती है। कुछ लोग आइसोलेशन में रहते हैं, आउट ऑफ सोसाइटी रहते हैं, उनका भी वेलफेयर होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, इकोनॉमिक स्टडीज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद स्कार्स मींस विदर मटेरियल और नॉन मटेरियल। डॉक्टर जो रॉबिन्स है लॉर्ड, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम क्या करते हैं कि जो स्कॉर्स रिसोर्सेज होते हैं हमारे, चाहे वो मटेरियल है चाहे नॉन मटेरियल है, दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। जबकि मार्शल ने कहा था कि सिर्फ मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं उनकी ही स्टडी की जाती है, पर नॉन मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं उनकी स्टडी के बिना इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो अधूरी मानी जाती है। और तीसरा जो क्रिटिसिज्म है जिस बेस पे किया गया है, इकोनॉमिक स्टडीज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विदर दीज एनकरेज वेलफेयर और नॉट। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो करनी एसेंशियल हैं, चाहे वो वेलफेयर को इंक्रीज कर रही हैं चाहे वेलफेयर को इंक्रीज नहीं कर रही। तो ये मानना था रॉबिन्स का। तो रॉबिन्स ने इस डेफिनेशन की जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है इसके बारे में इस तरह से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ये बहुत जबरदस्त मैटर है, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमिक्स और डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तकरीबन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को
जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है उसको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बेस है हमारी इकोनॉमिक्स का। और अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, चाहे वो स्टेट जो बोर्ड्स हैं जैसे पीसीएस है, एचसीएस है, आरसीएस है, उनके द्वारा करवाए जाते हैं, एसएससी जो बोर्ड है उसके द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। कोई ना कोई कंटेंट जो है इकोनॉमिक्स का हर एक यानी कि प्रत्येक एग्जाम में आता है। तो उनमें अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मटेरियल वेलफेयर ऑफ डेफिनेशंस किसने दी, कब दी, कौन सी बुक में दी। तो ये डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो अब जो नेक्स्ट हम डेफिनेशंस जो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, पहले हमने दो डिस्कस किए। वेल्थ डेफिनेशन, जो वेल्थ डेफिनेशन है वो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ तीसरी डेफिनेशन, जो हम कर रहे हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। दूसरी जो डेफिनेशन थी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, जो अपने डॉक्टर मार्शल ने दी है, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। और ये जो डेफिनेशन है स्कार्सिटी डेफिनेशन, तो स्टूडेंट्स ये जो स्कार्सिटी डेफिनेशन है ये दी है लॉर्ड रॉबिन्स ने। और लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में यानी कि 1932 में अपनी एक बुक लिखी, और जो बुक का नाम था वो था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस बुक में लॉर्ड रॉबिन्स ने एक कदम और आगे आके इसने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस। यानी कि जो स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट्स स्कार्स रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनमें डिमांड जब किसी चीज की ग्रेटर होती है उसकी सप्लाई से, डिमांड ग्रेटर होती है सप्लाई से, उसको बोलते हैं स्कार्सिटी। व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी या डिमांड ऑफ ए रिसोर्स ग्रेटर देन इट्स सप्लाई इवन एट जीरो प्राइस लेवल, इट्स कॉल्ड स्कार्सिटी। तो रॉबिन्स ने कहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। स्कार्स मींस इनकी जो डिमांड है इनकी सप्लाई से ग्रेटर है। ये जो स्कार्सिटी है इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, व्हाट डू मीन बाय स्कार्सिटी? तो आप सिंपल सा लिख सकते हो, स्कार्सिटी इज ए सिचुएशन व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन इट्स सप्लाई इवन एट जीरो प्राइस लेवल। और इसको दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है, सप्लाई इज लेस देन इट्स डिमांड। दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो यहां से हम डिस्कस कर सकते हैं स्कार्सिटी के बारे में। तो स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी है? लॉर्ड रॉबिन्स ने। बुक का नाम क्या था? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और यह बुक पब्लिश हुई थी 1932 में। इसको भी क्रिटिसिज्म किया गया, क्योंकि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स की कोई भी डेफिनेशन जो है वो परिपूर्ण नहीं हो सकती अपने आप में। और अगर हमने कहा कि 7 इकोनॉमिक्स अगर इकट्ठे हो जाएं कहीं भी तो एक 8वीं डेफिनेशन बन जाएगी। इसके बारे में एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। एक बार क्या हुआ कि एक एलिफेंट को लाया गया और एलिफेंट को खड़ा करके कुछ इकोनॉमिस्ट बुलाए गए। वो जो इकोनॉमिस्ट थे उनको कहा गया कि आपने इसको डिफाइन करना है कि क्या चीज है। तो रियल में तो एलिफेंट था, तो उनकी आंखों पे जब एक पट्टी बांध के एक इकोनॉमिस्ट को एलिफेंट के पास लाया गया, तो जो उसका हाथ था वो टच हो गया एलिफेंट के पैर के साथ। उसने उसके पैर को देखा तो उससे पूछा गया कि ये क्या है, तो उसने बताया कि ये एक बड़ा सा कोई पोल है, कोई खंबा है। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति को जब लाया गया तो उसको एलिफेंट का जो
पेट है उस पे हाथ लग गया उसका, तो उसने कहा कि ये कोई वॉल है। इसी तरह से एक जो बंदा था, एक जो इकोनॉमिक्स था, उसका जो हाथ है एलिफेंट की पूंछ यानी कि उसकी टेल के साथ टच हो गया, तो उसने उसको छू कर देखा तो उसने कहा कि ये एक रस्सी है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इतना वाइड सब्जेक्ट है कि इसको कुछ शब्दों में बांधना बहुत ही डिफिकल्ट है। जिन्होंने जितना जाना उतनी ही इसकी डेफिनेशन दे दी। तो जैसे जैसे स्टेट्स की एक्टिविटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक्स का स्कोप बढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो इसका जो डेफिनेशन का जो स्कोप है, एरिया है, वो भी बढ़ रहा है। तो अल्टीमेट बात यह है कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसकी क्रिटिसिज्म जो है उसमें कुछ इकोनॉमिक्स ने ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया, उनमें से है डार्विन। उसके बाद एले और कुछ ऐसे और इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि इन देयर ओपिनियन रॉबिन्स हैज रिड्यूस इकोनॉमिक्स टू सिंप्लीफाई ए थ्योरी ऑफ वैल्यू डिटर्मिनेशन और साइंस ऑफ चॉइस। यानी कि जो रॉबिन्स है, इसने इकोनॉमिक्स को एक साइंस ऑफ चॉइस बना दिया अकेला। साइंस ऑफ चॉइस का मतलब, चॉइस क्या होती है? जब स्कार्स रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड, और उनके यूजेज जो है रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव होते हैं, तो चॉइस करनी पड़ती है हमें। तो इन्होंने सारा जो फोकस किया वो इकोनॉमिक्स ऑफ चॉइस पे किया, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे किया, बजाय कि इन्होंने नोटिस नहीं किया कि एक आदमी है, उसका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन्होंने वेलफेयर पे, वेलफेयर ऑफ ए मैन और सॉल्विंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए इस तरह से इस डेफिनेशन को भी पूरा कंप्लीट नहीं माना गया, इसमें भी कुछ कमियां पाई गई। पर अल्टीमेट आपने देखना है कि जो स्कार्सिटी डेफिनेशन है वो कुछ हद तक इकोनॉमिक्स को जस्टिफाई करती है, क्योंकि चाहे इकोनॉमी कोई भी है स्टूडेंट्स, चाहे इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की नंबर 1 है यूएसए, जो नंबर 1 जो है वो यूएसए मानी जाती है। यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, इसी तरह से इंडिया है, चाइना है। अब चाहे इकोनॉमी कोई भी है, उसमें हर एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब बात करेंगे रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? आपके मन में आता होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज में लैंड, लेबर, कैपिटल, ये वाले जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड होते हैं, और इनके यूजेस क्या होते हैं? अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव यूजेस होने के साथ साथ इनकी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज होती है। तो ये थी स्टूडेंट्स स्कार्सिटी डेफिनेशन। अब हम लास्ट जो डेफिनेशन है इसकी वो डिस्कस करते हैं, वो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, अब जो ये डेफिनेशन है ये दी है सैमुअलसन ने, पीटरसन ने, और इनके साथ एक और ऐड कर सकते हैं हम, फर्गूसन। फर्गूसन, FERGUSAN, फर्गूसन, पीटरसन, सैमुअलसन, कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स हुए हैं जिन्होंने सारी जो डेफिनेशंस हैं उनके सारे एलिमेंट्स, यानी कि एडम स्मिथ से वेल्थ ले ली, जो डॉक्टर मार्शल है उससे मटेरियल वेलफेयर ले लिया, और जो रॉबिन्स है उनसे उन्होंने ले ली स्कार्सिटी। तो इन्होंने इन सभी समस्याओं का हल करते हुए, सारों के फीचर एक साथ डालते हुए, इन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दे दी, जो आज भी सर्वमान्य है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन विच ही अंडरटेक्स to maximize his satisfaction by making proper use of scarce resources. Maximum satisfaction आ गई स्टूडेंट्स, इसमें ऑल एक्टिविटीज को ले लिया जो मैन से रिलेटेड है, और दूसरी बात है स्कार्स मीन्स से रिलेटेड है ये। तो इन्होंने तकरीबन कोशिश की है कि सभी की जो डेफिनेशंस हैं, चाहे वो एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन है, चाहे डॉक्टर मार्शल की मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है,
चाहे लॉर्ड रॉबिन्स की स्कार्सिटी डेफिनेशन है, उन सभी की कुछ बातें जो मेन है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और इन पे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में आप जाते हो तो इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, 2 मार्क्स का भी आ जाता है, 3 और 4 मार्क्स के भी आ जाते हैं। क्रिटिकली डिस्कस एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स आ सकता है। इसी तरह से मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस पे पूछा जा सकता है, क्रिटिकली डिस्कस। इसी तरह से स्कार्सिटी पे आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है, ये किया है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारे इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल जो है टेलीग्राम, उस पे मिल जाएगी। अगर उस पे आपको नहीं मिले, हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है, तो आप इसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आप इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल आपके लिए इस तरह के जो मैटर हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो आपको पढ़ाते रहेंगे। तो आपने अगर हमारा जो चैनल है क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।